हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निशा एक हंसमुख स्वभाव की लड़की थी। निशा को पानी में खेलने का बहुत शौक था। कहने को तो निशा बड़ी हो गई थी, लेकिन निशा का बचपना अभी तक नहीं गया था। ऐसे ही एक दिन निशा अपने कमरे में बैठकर नहाने के लिए कपड़े लेकर नहाने जाती है, तो वो पानी को छूते ही अपनी माँ अनीता को जाकर कहती है, माँ, पानी कितना गर्म हो रहा है। इतने गर्म पानी से नहाना तो दूर, मैं इसे छू तक नहीं सकती। मोटर चला दो ना। हाँ, अब तू अनोखी आई है ना, जो मैं तेरे लिए मोटर चालू करूँ। मैंने भी इसी पानी से नहाया, तो तू भी इसी से नहा। लेकिन ये कितना गर्म है। वैसे ही इतनी गर्मी है, ऊपर से गर्म पानी से नहा लूं। इससे अच्छा तो मैं नहाऊं ही ना। मर्जी तेरी है, नहाना है तो नहा, नहीं नहाना तो मत नहा। लेकिन मोटर तो नहीं चलेगी, क्योंकि टंकी भरी हुई है। नहीं ना माँ, क्यों गर्मियों में और गर्म कर रही हो। चला दो ना मोटर 5 मिनट। इतनी ही गर्मी लग रही है तो जाकर फ्रिज के पानी से नहा ले, तब ठीक रहेगी। आइडिया अच्छा है, मैं अभी जाती हूँ नहाने। बस बोलती रहे, फ्रिज के पानी से नहाएगी तब पता चलेगा इसे। निशा किचन में जाती है और फ्रिज की सारी बोतल खाली कर देती है और बर्फ भी निकाल लेती है और उससे नहा लेती है। थोड़ी देर बाद अनीता किचन में जाती है तो उसे पानी की एक भी बोतल नहीं मिलती। वो निशा को आवाज लगाकर बुलाकर कहती है, अरे ओ महारानी, पानी पीने के बाद बोतल भर भी दिया करो। अब खाना खाने के समय एक बोतल पानी भी नहीं है। मैंने नहीं पिया पानी, आप मुझे क्यों बोल रही हैं? तूने नहीं पिया तो पानी गया कहाँ? मैंने सारी बोतलें भरी थी और अब एक भी नहीं है, और ना ही फ्रिज में बर्फ है। अच्छा, वो आपने ही तो बोला था फ्रिज के पानी से नहा ले, तो मैंने नहा लिया। अब जाकर राहत मिल रही है। ना स्वीटी, मैंने तुझे ऐसे ही बोला था और तूने सच में ही नहा लिया। लड़की, इतने ठंडे पानी से नहा लिया, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी। अरे माँ, टेंशन ना लो, कुछ नहीं होना मुझे। बल्कि फ्रिज के पानी से नहाकर तो मुझे और भी अच्छा लग रहा है। इतना बोलकर निशा अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद उसे जुकाम हो जाता है। लेकिन वो अनीता को कुछ नहीं बताती और ना ही उसके सामने जाती। अगले दिन निशा को देखने लड़का शांतनु अपनी माँ शांति के साथ आया होता है और अनीता थोड़ी देर बाद निशा को बुलाती है। निशा को ऐसे छींकते हुए देखकर शांति कहती है, अरे क्या हुआ बेटा, इतना जुकाम कैसे हो रखा है? ठीक तो हो ना तुम? वो मैंने कल बर्फ खा ली थी, इसीलिए मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, बाकी कोई बात नहीं। हाँ, इतनी गर्मी हो रही है, सब अपने अपने जुगाड़ करते रहते हैं। मैंने तो मना किया था इसे, ठंडा मत खा, लेकिन नहीं मानी और हो गया जुकाम। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। वैसे निशा बहुत ही सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। क्यों माँ, आपको कैसी लगी? अब अच्छी है तो तारीफ ही होगी ना। बहन जी, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। आप भी बता दीजिए क्या राय है आपकी? जी, नेकी और पूछ मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस आप जल्दी से तारीख फिक्स करो। दोनों की शादी फिक्स हो जाती है और कुछ ही दिनों में दोनों शादी कर लेती हैं। शादी के बाद निशा घर को बहुत अच्छी तरह संभाल लेती है। एक दिन निशा अपने कमरे में बैठी हुई कहती है, आय हाय, कितनी गर्मी है। अब तो ऐसा लग रहा है एसी भी मर गया। मुझसे तो बर्दाश्त नहीं होगा। जा रही हूँ, मम्मी का आइडिया ही अप्लाई करती हूँ। फ्रिज के पानी से नहा लेती हूँ, थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाएगी। इतना बोलकर निशा पूरा फ्रिज का पानी बर्फ खाली कर देती है और ठंडे ठंडे पानी से नहा लेती है और जाकर एसी फुल करके और पंखा भी चलाकर सो जाती है। निशा जब थोड़ी देर बाद सो कर उठती है तो उसकी नाक पूरी लाल हो रखी थी और गला भी बुरी तरह जाम हो गया था। और ऐसी हालत में वो शांतनु और शांति के पास जाती है और इशारा करते हुए बोलती है। जब दोनों को कुछ समझ नहीं आता तो शांतनु कहता है, अरे बोल क्या रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम ये क्या गेम खेल रही हो हमारे साथ? बहू, ये तेरी नाक इतनी लाल क्यों हो रखी है? कहीं जैसे तूने अपने मायके में बर्फ खा ली थी और जुकाम हो गया था, वैसे ही यहाँ पर भी तो नहीं किया ना तूने? निशा सर हिलाते हुए हाँ में जवाब देती है और एक पेन पेपर पर लिखकर सब बताती है। ये सब पढ़कर शांति बोलती है, तुझे अकल है भी, या वो भी फ्रिज में ही रख दी ठंडी होने के लिए? फ्रिज के पानी से कौन नहाता है? जा जल्दी से गर्म पानी से भाप ले और काढ़ा पी। चलो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। शांति की बात सुनकर निशा जाकर भाप लेती है और काढ़ा पीती है और उसका जुकाम कुछ हद तक ठीक हो जाता है। वो ठीक महसूस करती है
और जब वो बोलने लगती है, माँ जी, मैंने तो बस थोड़ा सा पानी लिया था, बस इसीलिए ही हो गया, शायद और कोई बात तो नहीं है। ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रखिए क्योंकि ज्यादा ठंडे पानी से निमोनिया भी हो सकता है। ठीक है माँ जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तुमने तो डरा ही दिया था, अचानक से ऐसे कैसे तुम्हारी आवाज चली गई? मैं तो घबरा ही गया था। अब मैं ठीक हूँ, आप टेंशन मत लो। इतना बोलकर सब खाना खाने लग जाते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। लेकिन निशा को ठंडे पानी से नहाने के बाद जुकाम तो ठीक कैसे करना है ये पता चल जाता है। अब निशा यही करती, वो फ्रिज के ठंडे पानी से नहा लेती और फिर भाप और काढ़ा पीकर कई दिनों तक ऐसे ही काम चलाती और निशा को ठंडे पानी से नहाने की आदत लग जाती है। जैसे जैसे दिन गुजरते गए धीरे धीरे मौसम भी ठंडा होने लगा और फिर एक दिन ठंडा मौसम होने के बावजूद निशा फ्रिज के चिल्ड पानी से नहा लेती है और एसी पंखे में सो जाती है। उसके बाद वो कई देर तक जब नहीं जागती तो शांति उसके कमरे में जाकर कहती है, अरे ओ बहू रानी, अब क्या उठना नहीं है? सोती ही रहेगी? चल उठ जा, बहुत देर हो गई, घर का काम भी करना है। काफी देर तक जब वो उसे जगाती रहती है और निशा नहीं उठती तो शांति घबरा जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। थोड़ी देर में वहाँ पर शांतनु और अनीता भी आते हैं और डॉक्टर उसका इलाज करते हैं और इन लोगों के पास आकर बोलते हैं, इनकी हालत बहुत खराब है, इन्हें निमोनिया हो गया है और इन्होंने इतना ज्यादा ठंडा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है कि इनके शरीर में खून जम गया है। लेकिन ये अचानक से कैसे हो गया? अभी तक तो ठीक ही थी। कोई और भी प्रॉब्लम है क्या? ये अचानक से नहीं है, शायद ये रोज रोज ठंडे पानी से नहाती होंगी, दिन में 1-2 बार, या फिर इन्होंने बर्फ खाई होगी बहुत सारी, वो भी रोज रोज। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इसे कितना मना किया था कि ये फ्रिज के पानी से ना नहाए, लेकिन इसने मेरी नहीं सुनी। डॉक्टर, ये ठीक तो हो जाएगी ना? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इन्हें आईसीयू में ही रखना है, पहले पूरा इलाज होगा तो ही कुछ बोल सकते हैं हम। इतना बोलकर डॉक्टर निशा का इलाज करने लगते हैं और इलाज होने के कई दिनों बाद निशा थोड़ी बहुत ठीक होने लगती है और जब वो ठीक महसूस करती है तो सबसे माफी मांगकर कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने अपने बचपने में आकर आप सबको बहुत तकलीफ दी। मुझे समझ आ गया है, ठंडे पानी से दिन में 1 बार नहाना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे फ्रिज के पानी से नहाना बहुत गलत बात है। बेटा, हम तो तुझे यही समझा रहे थे इतने समय से, लेकिन तुझे तो समझ ही नहीं आती। अलग ही गर्मी लगती है ना। अब देख लिया ठंडे पानी से नहाने का नतीजा। हाँ बेटा, हम तुझे तेरे भले के लिए ही समझाते हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग तुम्हें ऐसे माफ नहीं कर सकते। तुम्हारी वजह से हम सबको इतनी परेशानी हुई है, तो तुम्हें प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आगे से कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आई प्रॉमिस, अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। निशा को अपनी गलती समझ में आती है और वो सबसे माफी भी मांगती है और आगे कभी फ्रिज के पानी से नहीं नहाती और सबके साथ खुशी खुशी रहती है। परी अपने पति आरव के साथ दिल्ली में रहा करती थी। परी को मैगी खाना और सबको बनाकर खिलाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। ऐसे ही एक दिन बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। तभी परी अपनी सास संचिता देवी से कहती है, माँ जी, क्या बनाऊं? बरसात का मौसम है, कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है। अरे बहू, पकोड़े बना लेना, मेरा तो यही खाने का मन कर रहा है। नहीं माँ जी, मैं मैगी बना लेती हूँ, मस्त मसाला डाल के। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पकोड़े खाने का मन है तो तू यही बना। आइडिया, अभी बना कर लाती हूँ पकोड़े, वो भी एकदम नए स्टाइल में। परी रसोई में जाती है और 2 पैकेट मैगी लेती है और उसे उबाल लेती है, जिसके बाद वो उसे बेसन के घोल में मिलाकर गर्मा गर्म पकोड़े बनाती है और मसाले वाली चाय के साथ में अपनी सास को सर्व करती है। संचिता जल्दी से पकोड़ा उठाकर अपने मुंह में डालती है और स्वाद लेते हुए कहती है, बहू, मजा आ गया पकोड़े खाकर। मगर किस चीज के पकोड़े बनाए हैं तूने? स्वाद तो कुछ अलग सा लग रहा है इसका। माँ जी, मैंने मैगी के पकोड़े बनाए हैं। हे भगवान, सारा दिन मैगी में ही डूबी रह तू, मगर इन पकोड़े का टेस्ट काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ गया खाकर। हाँ जी माँ जी, तभी तो बनाए हैं। मगर इतना भी क्या किसी चीज का दीवाना होना, ये सब अच्छी बात नहीं है बहू। माँ जी, आपको मैगी पसंद नहीं है ना, इसीलिए बोल रही हैं आप ऐसे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। आए दिन दोनों सास बहू में मैगी को लेकर बहस होने लगती है और एक दिन
आरव अपने ऑफिस में अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रहा होता है। तभी उसमें से उसका एक दोस्त बोलता है, यार तेरी वाइफ है बड़ी कमाल की, मैगी का कुछ भी बना देती है और तुझे मन मार कर खाना ही पड़ता है। साले तेरी शादी नहीं हुई ना, तभी ऐसे बकवास कर रहा है। हाँ यार, मैं आरव की दिक्कत को समझ सकता हूँ। अगर वाइफ की पसंद को नापसंद कर दो तो बवाल ही हो जाता है। अरे यार मैं समझता हूँ ये बात, बीवी नहीं है तो क्या हुआ, जीएफ तो है, नाक में दम करके रख देती है। सभी लोग ऐसे ही बातें करते हैं और शाम को आरव घर पहुंचता है। वहीं रात के डिनर में भी परी ने फिर से मैगी की सब्जी बनाई होती है। संचिता और आरव बुरा सा मुंह बनाकर खाना खाते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। इसी तरह कुछ समय बीत जाता है। आरव का जन्मदिन आता है। परी सारा अरेंजमेंट बहुत ही अच्छे से कर देती है। आरव केक कट करने के लिए अच्छे से तैयार होकर खड़ा होता है कि तभी साइड में उसकी माँ केक लेकर आ रही होती है और दूसरी साइड से परी मैगी का केक बनाकर लाती है और परी आरव से कहती है, सुनिए जी, आप मेरा बनाया हुआ ही केक कट करेंगे। ओ महारानी, तेरा बनाया हुआ केक खाकर मेरे बेटे का पेट खराब हो जाएगा। माँ जी, आप तो बस मेरी मैगी की रेसिपी में ना कमियां ही निकाल सकती हैं और कुछ तो आता नहीं आपको। बोला ना कि आरव पहले मेरा दिया हुआ केक काटेगा, समझी? मैंने बोल दिया ना कि मेरा मैगी से बना हुआ केक कट होगा पहले, तो मतलब वही कट होगा। अरे बस करो आप दोनों, ये क्या चूहे बिल्ली की तरह लड़ रहे हो? आरव अपनी माँ और पत्नी की बात मानकर अपने दोनों हाथों से एक एक केक को कट कर देता है और दोनों हाथों से एक तरफ माँ को और दूसरी तरफ अपनी पत्नी को केक खिलाता है। हंसी खुशी सभी लोग पार्टी को एंजॉय करते हैं। इसी तरह अगली सुबह परी आरव का लंच बना रही होती है कि तभी उसके मन में एक अच्छा सा ख्याल आता है। तो वो सोचती है, जब मुझे मैगी की इतनी सारी वैरायटी बनानी आती है तो क्यों ना मैं अपना मैगी का एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लूं। प्लेन मैगी तो सबको पसंद नहीं होती, जब मैं अलग अलग डिशेस बना के सेल करूंगी तो मेरा होटल अच्छा चलेगा। खाना बनाने के बाद वो अपनी सास के पास जाती है और उनको इस बिजनेस के बारे में सब बताती है। तभी उसकी सास उससे कहती है, अरे कोई जरूरत नहीं है ये उल्टे पुल्टे काम करने की, हम तो वैसे भी परेशान हैं, बाकियों को भी परेशान करने लगेगी। माँ जी, उल्टे काम है ये। अच्छा चलो एक बात बताओ, आज तक मैंने मैगी की जितनी भी रेसिपी बनाई है, क्या उनमें टेस्ट नहीं था? हाँ हाँ, टेस्ट होता है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वही चीज खाते रहें। और अब महारानी को मैगी का स्टॉल खोलना है। हाँ माँ जी, मैं तो होटल खोल के ही रहूंगी, चाहे आप साथ दो या ना दो। और देखना, जिस दिन मेरा होटल फेमस हो गया ना, आपको उसके आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। दोनों सास बहू स्टॉल खोलने को लेकर बहस करने लगती हैं। समय बीतता जाता है और एक दिन परी आरव से इस बारे में बात करती है और उससे कहती है, आरव, मुझे ना मैगी का स्टॉल खोलना है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? अरे पागल, खुद को मास्टर शेफ समझती हो क्या? मगर उससे कम भी नहीं समझती हूँ खुद को। मेरे पास तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए ना टाइम नहीं है। शादी करते वक्त तो इतने वादे किए थे, हर जगह साथ दूंगा, हमेशा साथ निभाऊंगा। अब क्या हुआ, हवा हो गई ना सारी चीजें। करती रहो बकबक, मैं चला। परी आरव को बहुत समझाती है मगर आरव भी उसको मना कर देता है। परी बहुत उदास हो जाती है तो वो खुद से बोलती है, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, मगर मैं अपना मैगी का स्टॉल खोल कर ही रहूंगी। और जब मेरा स्टॉल एक होटल में तब्दील हो जाएगा ना, तब समझ आएगा इनको कि मैं कितनी बड़ी मास्टर शेफ हूँ, मास्टर शेफ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और परी मैगी का स्टॉल खोलने का ठान ही लेती है और कुछ ही समय के बाद वो एक छोटा सा मैगी का स्टॉल खोल लेती है, जहाँ वो मैगी की बहुत सारी वैरायटीज बनाती है, जैसे कि मैगी के समोसे, मैगी रोल, मैगी पराठा, मैगी सैंडविच आदि। धीरे धीरे उसका स्टॉल चलने लगता है। बूढ़े से लेकर जवान तक हर आदमी उसकी स्टॉल के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एक दिन उसकी तरक्की देखकर उसकी पड़ोस की एक औरत उसके घर जाकर उसकी सास संचिता से कहती है, वाह संचिता बहन, तुम्हारी बहू का तो बहुत नाम हो गया। अब तो गली मोहल्ले में सब उसको मैगी वाली बहू कहने लगे हैं। तो बहू किसकी है ये बता। हाँ हाँ तेरी है, मगर लक्षण तो तेरे जैसे नहीं हैं। अच्छा,
तो मेरे घर में आके मेरे लिए ही बोल रही है तू। अरे तो चल बाहर भी बोल देती हूँ। अरे जाना तू। और रही बात मेरी बहू की, तो तू एक काम कर, पहले अपनी बहू के ऊपर नजर रख जिसे कुछ आता ही नहीं। एक तो तारीफ करी, ऊपर से मुझे ही सुना रही है। संचिता को अपनी पड़ोसन पर गुस्सा आ जाता है तो वो उसे घर से निकाल देती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। संचिता आरव दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है तो आरव अपनी माँ से कहता है, माँ, हमने कितना बुरा किया ना। एक ही परिवार के होकर भी परी का साथ नहीं दिया हमने। हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रहा है। हमने बहू के साथ बहुत गलत किया। मैं तो कहती हूँ कि चल के माफी मांग लेते हैं बहू से। हाँ माँ, बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन तब भी उसे माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। संचिता और आरव दोनों ही परी के पास जाकर उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। साथ ही परी उन्हें माफ करके अपने बिजनेस को और भी आगे बढ़ाने लगती है, जिसमें संचिता भी उसका पूरा हाथ बटाती है। इसी के साथ वो सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। राखी अपने कॉलेज के इवेंट में जाने के लिए तैयार हो चुकी होती है और अपनी मम्मी हेमा को अपनी ड्रेस दिखाने के लिए जाकर उनके सामने कहती है, मम्मी मेरी ड्रेस देखो ना, आज मेरा इवेंट है। मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ। मैं अच्छी तो दिख रही हूँ ना? अरे मेरी गुड़िया तो बहुत अच्छी लग रही है, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही वो एक कदम आगे बढ़ाती है तो उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द से करहाते हुए हल्का चक्कर खाकर वहीं गिर जाती है, जिसके बाद हेमा उसे संभाल कर उठाती है और उसके बेड पर लिटा देती है। जब वो 5 मिनट के बाद हॉट पैड और चाय लेकर दोबारा अपनी बेटी के कमरे में आती है तो देखती है कि उसकी बेटी कमरे में है ही नहीं। जैसे ही वो उसे आवाज लगाती है तो राखी वॉशरूम से निकलकर आ जाती है। साथ ही उसकी उदासी को देखकर हेमा कहती है, पीरियड्स हो गए ना तुझे? हाँ मम्मी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। राखी के इतना कहते ही उसके फोन पर कॉलेज में से मैसेज आता है कि आज का इवेंट 2 दिन के लिए पोस्टपोन हो गया है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन राखी के पेट का दर्द कम ही नहीं होता। साथ ही उसकी कमर में भी काफी दर्द रहता है और 2 दिन के बाद राखी का इवेंट होता है। राखी को कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसे में वो डॉक्टर के पास जाती है, जहां डॉक्टर उसे पेन किलर देती है और राखी कॉलेज पहुंचकर उस पेन किलर को खा लेती है, जिससे मिनटों में उसको कुछ आराम मिल जाता है और फिर वो अपना परफॉर्मेंस अच्छे से दे देती है, जिसके बाद उसे विनर घोषित किया जाता है और घर लौटकर वो अपनी मम्मी को ट्रॉफी दिखाते हुए कहती है, मम्मी देखो, मैं फर्स्ट आई हूँ। शाबाश मेरे लाडो, सुबह तुझे कितना दर्द था, फिर भी तू परफॉर्मेंस करके ट्रॉफी ले आई। अरे कहाँ मम्मी, मुझे तो बहुत दर्द हो रहा था, बस फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैं डॉक्टर के पास चली गई। उन्होंने मुझे दवाई दी और मेरा दर्द छूमंतर हो गया। बेटा ये बहुत गलत बात है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। ऐसी पेन किलर का असर सीधा हमारे गर्भाशय पर होता है, जो आगे जाके प्रेगनेंसी में बहुत दिक्कत करता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। राखी को फिर से पीरियड्स का पेन होता है और वो अपना दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो एक गोली निकालकर खाने ही वाली होती है कि तभी उसको उसकी मम्मी की बात याद आती है। लेकिन अगले दिन उसे फिर से बहुत दर्द होता है और पीरियड्स के 3 दिन वो कॉन्टिन्यूसली दवाई का सेवन करती है और कहती है, सॉरी मम्मी, आपने मना किया था, लेकिन फिर भी इस बार दवाई खा ली है। मुझसे ये दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता, क्या करूं मैं? पेन किलर खाने के बाद राखी बहुत आराम महसूस करती है और वो रेस्ट भी कर लेती है। अगले दिन राखी का पेन कम होता है और वो शॉपिंग से वापस लौट ही रही होती है कि एक वैन आती है और उसका मुंह बंद करवाकर उसे अंदर बिठा देती है। तभी उनमें से एक लड़का कहता है, आज तू बचेगी नहीं, अब तुझे यहाँ से लेकर जाऊंगा, देख तेरे साथ क्या क्या करता हूँ। छोड़ो छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? काटने के लिए लाया हूँ। काटने? प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारे क्या बिगाड़ा है? इतना कहते ही वो लड़का अपना मास्क हटा देता है और उसी के साथ
वो दोनों लड़के भी। ऐसे में वो लोग उसके सामने केक रखकर और पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करते हुए बोलते हैं, अरे केक नहीं काटना क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू राखी, हैप्पी बर्थडे टू यू। गौरव, तुम यहाँ? इसका मतलब तुम मुझे परेशान कर रहे थे। तुम्हारी तो अब आया ना मजा। यार ऐसे कौन मारता है? मैं तो तुझे सरप्राइज दे रहा था। सरप्राइज माय फुट, ऐसे कौन करता है यार? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गई थी, नमूने कहीं के। अच्छा छोड़ वो सब, अब केक काटते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरा बर्थडे याद था? हाँ स्वीटू। इसके बाद वो सभी के साथ केक कट करती है, जिसके बाद गौरव उसे सरप्राइज कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। दोनों साथ में डिनर करते हैं। तभी राखी को हल्का हल्का पेन शुरू हो जाता है और वो उदास होती है। ऐसे में उसे उदास देखकर गौरव बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? अभी तो इतनी खुश थी, अचानक ऐसे सैड सैड क्यों हो गई? एक्चुअली मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पीरियड से मैं 3 दिन से ऐसे ही तड़प रही हूँ। अरे तो मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? और सुनो, तुम ये नहीं खाओगी, तुम्हें नुकसान करेगी। रुको, मैं कुछ और ऑर्डर करता हूँ। वेटर सुनो, एक वेजिटेबल सूप लेके आओ। ओके सर। गौरव, तुम सच में बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। तुम्हारी ऐसे टाइम में केयर नहीं करूँगा तो कब करूँगा? मैं जानता हूँ तुम्हें कितना पेन हो रहा होगा, शायद मेरी केयर करने से तुम्हारा पेन थोड़ा कम हो जाए। तुम हमेशा ही ऐसे मेरा साथ दोगे तो मैं तो फॉरएवर ही चंगी रहूंगी। आई लव यू गौरव। आई लव यू टू स्वीटू। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वेटर सूप लेकर आता है और उसे पीने के बाद राखी को बहुत कंफर्टेबल महसूस होता है। कुछ समय गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही अपने घर वालों को अपने इस रिश्ते के बारे में बताकर शादी करने की अनुमति ले लेते हैं। अगले हफ्ते ही दोनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है। राखी घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन राखी रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी उसकी सास निर्मला वहां आती है और उससे कहती है, अरे बहू, मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे बेटे की शादी अच्छे से निपट जाएगी तो मैं अपने घर में जगराता करवाऊंगी। इसीलिए मैंने पंडित जी से बात करके अगले हफ्ते ही घर में जगराता रखवाया है। ठीक है माँ जी, मैं तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बहू, ये लिस्ट दे दी है, अब जा और हलवाई वाले से बात कर लियो। निर्मला की बात सुनकर वो जगराते की तैयारियां करने लगती है। 3 दिन बीत जाते हैं और उसे दर्द फिर से महसूस होता है, जिससे राखी सब समझ जाती है और कैलेंडर को देखकर कहती है, ओह नो, मेरे तो पीरियड्स आने वाले हैं। अब मैं क्या करूं? अगर मुझे पीरियड्स हो गए तो मैं पूजा में नहीं बैठ पाऊंगी और इतने सारे काम वो कौन करेगा? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। राखी अपनी ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड को बताती है और वो उसे पीरियड्स गैप करने की पिल्स के बारे में सब बता देती है, जिसे खाने के बाद कुछ दिन के लिए पीरियड्स स्किप हो जाते हैं और वो अच्छे से जगराते के फंक्शन को अटेंड भी कर पाती है। तभी अगले दिन वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, थैंक यू सो मच यार, तेरी वजह से तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। वक्त गुजरता जाता है। राखी अक्सर इसी तरीके से पीरियड स्किप करने की पिल्स को लेकर गैप देना शुरू कर देती है। इसी तरह 3 साल बीत जाते हैं, पर अभी तक राखी को बच्चा नहीं हो पाया था। ऐसे में उसकी सास उसे ताने मारते हुए कहती है, अरे नास पीटी करमजली, कितना टाइम हो गया तेरी शादी को? अरे मुझे पोते पोतियों का सुख देगी भी या नहीं? और कितना टाइम लगेगा? तुम दोनों कोशिश तो करते हो ना, या वो भी नहीं करते? माँ जी, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, हम कोशिश तो कर रहे हैं। अपनी सास के तानों से परेशान होकर राखी गौरव के साथ डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती है, जहाँ उसके सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर कहती हैं, मिसेस राखी, आई एम सॉरी, बट आपके इंटरनल एरिया में इन्फेक्शन हो गया है, जिस वजह से आप बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी। पर डॉक्टर, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शादी से पहले और बाद में भी पीरियड्स को लेकर उसको रोकने या उसके दर्द को बंद करने के लिए काफी मात्रा में ऐसी पिल्स ली हैं, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। जितना जल्दी हो सके आप इसका इलाज करवा लीजिए तो बेहतर होगा। हो सकता है इलाज के बाद आप माँ भी बन सकें। डॉक्टर की बात सुनकर
राखी बुरी तरह से टूट जाती है और फिर कहती है, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ये खुशी नहीं मिली? मम्मी सही कहती थी, मुझे पेन किलर नहीं खाने चाहिए, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। उस दर्द से तो ये दर्द कहीं बुरा है। मैं इस दर्द का क्या करूं? राखी, संभालो अपने आप को, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम बहुत स्ट्रोंग हो, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना है। सुना नहीं डॉक्टर से? रो मत, अब सब ठीक हो जाएगा। कुछ वक्त में दोनों वापस घर आ जाते हैं और काफी समय तक राखी का इलाज चलने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और ऐसे ही एक दिन उसे पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है। पूरे 9 महीने बीत जाते हैं और वो एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और फिर सभी मिलकर एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।